तो स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेलस के नियम। मेलस का नियम क्या होता है उसको पढ़ेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर का वैल्यू कैसे प्राप्त किया जाता है। जैसा कि मैंने नेक्स्ट इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और उसमें बताया था हमने कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर का जो वैल्यू है उस वैल्यू को प्राप्त करने के लिए जो फॉर्मूला होता है उसका नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे दे देंगे। तो उसके अनुसार हम उस फॉर्मूला को पहले आप लोग को बता देते हैं। उसके बाद क्या चलेंगे, मेलस के नियम को समझेंगे। तो मेलस का नियम होता क्या है, तो जैसा कि मैंने बताया कि नॉन परफेक्ट का जो स्क्वायर होता है दोस्तों, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का जो वैल्यू होता है उसको हम कैसे निकालेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट अंडर x प्लस माइनस वाई इक्वल टू रूट एक्स प्लस माइनस वाई बट्टा 2 रूट एक्स। ये होता है इसका फॉर्मूला। अगर हमको नॉन परफेक्ट स्क्वायर का जो वैल्यू प्राप्त करना हो अगर, तो हम आसानी पूर्वक इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जैसे मानिए कि कैसे जो होता है रूट 2 होता है। रूट 2 आप सोचते होंगे कि रूट 2 का वैल्यू क्या होता है, रूट 3 का वैल्यू क्या होता है, रूट 5 का वैल्यू क्या होता है, रूट 6 का वैल्यू क्या होता है। तो इसके अनुसार क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला के माध्यम से इसका वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू तो कोई प्राप्त होगा नहीं, लेकिन जो उसका लमसम यानी लगभग में जो मान आएगा वो मान हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि देखा जाए, यानी कि निकाल लेते हैं पहले हम 2 का, निकालते हैं पहले 2 का निकालते हैं। 2 का अगर हमको क्या करना हो, मान निकालना हो, रूट 2 का अगर हमको वैल्यू प्राप्त करना हो तो कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखा जाए, देखिए 2 है ना, तो इसमें लिखा गया है x प्लस माइनस वाई, या तो घटा के लाइए या तो जोड़ के लाइए। देखिए तो यहाँ हम ले सकते हैं रूट, इसके बाद अकॉर्डिंग। फिर देखा जाए कि अगर यहाँ पे हम ऐसा, देखिए समझिएगा पहले, x जो है ना, x की जगह पर वैसा वैल्यू लेंगे जिसका मान यानी कि जिसका स्क्वायर हो परफेक्ट हो। देखिए जो 4 होता है, 4 का स्क्वायर परफेक्ट होता है 2, तो वैसे मान को हमको लेना है जिसका मान क्या हो, परफेक्ट हो। तो वैसे मान से क्या कर सकते हैं, वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। अगर लिख दें यहाँ पे कि 3 माइनस 1 हमको निकालना, कितना है 2 का निकालना ना, तो 3 माइनस अगर 1 लिख दें तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो परफेक्ट होना चाहिए स्क्वायर, x का जो वैल्यू होना चाहिए वो परफेक्ट होना चाहिए। भले ही y का वैल्यू परफेक्ट न हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब देखिए तो x का वैल्यू हमने क्या किया, 4 लिखा। फिर देखिए, अगर देखिए हमको कितना निकालना है, 2 का निकालना है ना, तो 2 माइनस करेंगे इसमें से, केवल क्या करेंगे, अगर 2 माइनस करेंगे तो फिर कितना, रूट 2 आ जाएगा। तो फिर देखिए यहाँ मैंने क्या किया, माइनस किया है, फिर इक्वल टू, देखिए तो रूट एक्स, तो रूट की जगह पे एक्स की जगह पे क्या है 4 है ना, तो 4 का रूट, फिर प्लस, देखिए तो प्लस माइनस कुछ भी, यहाँ हमने क्या रखा, माइनस रखा, इसलिए यहाँ भी क्या रखेंगे, माइनस ही रखेंगे। तो माइनस y का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 को रखेंगे। फिर डिवाइड 2 रूट x का वैल्यू 4 है, हमने प्राप्त किया। फिर देखा जाए इसका जो वैल्यू होता है कितना होता है, 2 होता है माइनस, फिर देखिए 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका परफेक्ट जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 2 होता है। तो 2 हमने प्राप्त किया। वैसे अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो 2 माइनस 2 बट्टा कितना आएगा, 4 आएगा। डिवाइड में कुछ नहीं लेंगे तो 1 ले लेंगे। अगर इसका एलसीएम करेंगे तो 4 ही आएगा। तो 4 यानी कि फिर वही क्या, 2 होगा यहाँ पे 4 दूना 8 होता है दोस्तों, तो 8 हम लेंगे, ठीक है। तो 8 माइनस क्या है, 2 है ना, 8 माइनस 2 तो कितना, 6 बट्टा 4। इस दोनों का डिवाइड करेंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा हमारा। डिवाइड करते हैं, पहले देख लेते हैं हमको कितना करना है, 6 में 4 से करना है दोस्तों, 6 में 4 से करना है 1 बार में। देखिए तो कितना, 4 फिर 2 फिर 0.0 4 25 20, कितना आएगा 1.5। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1.5 हमने प्राप्त किया।
तो इसका जो वैल्यू होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त नहीं होता है। तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम लगभग में लिया जाए तो इसका √2 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1.5 होता है। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, सभी का यानी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर का वैल्यू क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए, तो अगर फिर से एक और दे देते हैं आप लोग को, एक और लिख के बता देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यानी कि हमने क्या निकाला, 4 का निकाला, फिर अगर निकाले 10 का निकाल दिया जाए, 10 का कहा जाए कि 10 का वैल्यू कितना होता है, √10 का वैल्यू। तो हमें क्या होता है फॉर्मूला, वही रूट वाला, √x + -y। तो हमने यहाँ पे क्या बताया था कि x का जो वैल्यू होना चाहिए वो वैल्यू परफेक्ट होना चाहिए। तो अगर 9 लिख दे तो 9 क्या है, परफेक्ट मान है। तो 9 में से अगर यहाँ 9 + 1 कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर इक्वल टू √x, x का वैल्यू 9 प्लस, यहाँ हमने प्लस लिया, यहाँ भी क्या लेंगे, प्लस ही लेंगे। फिर y का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 फिर डिवाइड 2√x का वैल्यू 9। फिर देखिए इसका वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। तो 3 + 1/6, क्योंकि 3 होना क्या 6। फिर देखिए तो यहाँ लेंगे, डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, इसका एलसीएम 6, 18 + 1 हो जाएगा। फिर आएगा कितना, 19/6, 19/6। देखिए तो इसका अगर वैल्यू नहीं प्राप्त किया जाए, अगर दोनों का डिवाइड किया जाए 19 में 6 से, तो 3 बार में 18 होगा कि नहीं, पॉइंट, फिर 0, फिर 10, कितना बार में, एक बार में 6, फिर कितना 4, फिर 0, तो कितना 36, कितना होगा दोस्तों, 36 होगा ना। तो कितना 3.16। तो इसका जो वैल्यू होगा, हमने क्या प्राप्त किया, 3.16 प्राप्त किया लगभग में। तो ऐसे जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उसका वैल्यू हम बहुत ही इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इस टाइप से आप लोग कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग खुद से बना लीजिएगा। और हमको उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। और ये देखिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर बहुत ही क्या होता है, मान्यता रखता है इसका, कि अगर आपको किसी ने पूछ दिया, अगर देखिए ऐसे वैल्यू बता सकते हैं, अपने क्वेश्चन देखा वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, देखिए तो यहाँ कितना है, इसके पीछे कितने का वैल्यू होता है, 9 का होता है। इसके बाद क्या, 10 है, √10 है कि नहीं। इसका वैल्यू कितना होता है, 3। इसके आगे कितना का होता है, 4 का 16 होता है, 16, इसका 4। इसके बीच, इसके बाद कितना है, 1 ज़्यादा है। देखिए इसका वैल्यू कितना प्राप्त हुआ है, 3.1, 3.1, 1 ज़्यादा है। तो देखिए तो 3 तो है, इसके बाद 3.1 ज़्यादा है तो 1, और इसके बाद हम 5 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या लिखा, 6 लिखा, क्योंकि हमने 6 मान प्राप्त किया है। यहाँ पे अगर 4 भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त कभी नहीं होगा। इसका लमसम में लगभग में मान प्राप्त कर लेते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा इतना होगा। तो हमने इसका वैल्यू भी प्राप्त किया दोस्तों। अगर आप लोग क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप लोग बहुत ही तरीके से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे कि एक और देख लिया जाए, मानिए कि हमने लिख दिया यहाँ पे √6 का वैल्यू प्राप्त बताइए। तो √6 का वैल्यू इसके पीछे किसका होता है, तो 4 का, √4। इसके आगे कितना होता है, 9। कितना का होता है, 2 का। इसका तो होता नहीं है, 3 का होता है। कितना आगे है, 2 है ना। तो 2 लीजिए, 2.24 इसका वैल्यू हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, आप अनुमान ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए कितना है, 2 को ज़्यादा है ना, तो 2 को ज़्यादा, इन दोनों के फासला कितना का है। देखिए तो इसके यानी 4 से 9 तक पहुंचने में फासला कितना का है, 10 का है, सॉरी 5 का है। और हमको चाहिए कितना, 10 चाहिए, 2 को देंगे तो हो जाएगा नहीं। 5 बार अगर 2 को देंगे तो हमारा हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, 2.24 लिया। इसका जो वैल्यू होगा ये एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त नहीं होता है। हमने बोल दिया कि इसका वैल्यू इतना ही होगा। अगर चाहते हो तो आप खुद से भी निकाल सकते हैं इसका वैल्यू इस फॉर्मूला के माध्यम से। तो आई होप कि आप इस फॉर्मूला को समझ गए होंगे। और इसी टाइप का हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर का जो रूट होता है उसको हमने बताया और क्वेश्चन भी देते हैं। आप लोग उसको बना के और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। जैसे देखिए तो मैंने लिख दिया कि √15 का वैल्यू क्या होता है, √17 का वैल्यू क्या होता है,
रूट 47 का वैल्यू क्या होता है, रूट 99 का वैल्यू क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को 4 क्वेश्चन में दिए हैं, इस चारों क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को खुद से क्या करना है, देना है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब देखा जाए दोस्तों कि मेलस का नियम क्या होता है। तो मेलस का नियम जो होता है दोस्तों समझिएगा, बहुत ही ईजी है। देखिए एगो पोलराइड होता है, एगो पोलराइड क्या है, कोई फता है, कोई पदार्थ है। तो पोलराइड जो होता है तो उसको इसलिए बनाया गया है कि मान लीजिए कि हमको कोई सस्ता चीज़ चाहिए, मान लीजिए कि हमको अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित में बदलने के लिए क्या हमको कुछ अलग चीज़ को महंगा अगर चीज़ खरीदते हैं तो मान लीजिए कि हमारे पास उतना क्या है, पैसा नहीं है खरीदने के लिए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो पोलराइड होता है वो पोलराइड सबसे सस्ता होता है, जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश क्या करता है, बना देता है, पोलराइड। और उसी के पोलराइड के माध्यम से ही इस नियम को दिया गया है। कौन से नियम को, तो मेलस के नियम को दिया गया है। तो मेलस के नियम जो है दोस्तों, देखिए मेलस का नियम क्या होता है, सबसे पहले पढ़ेंगे। तो जब अध्रुवित प्रकाश ध्रुवक तथा विश्लेषक दोनों से पारगमित होता है। देखिए जब अध्रुवित प्रकाश ध्रुवक और विश्लेषक दोनों से जब पार करता है, दोनों से जब पारगमित होता है, पार करता है दोनों को, तो निकलने के बाद जो प्रकाश है, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता, यानी कि जो निकलने, जो वहां से आप यानी क्या, दोनों से पारगमित के बाद निकलने के बाद जो निर्गत प्रकाश है उसकी जो तीव्रता होती है, तीव्रता तथा विश्लेषक दोनों अक्षों के बीच कोण के कोज्या के वर्ग के अनुक्रमणपाती होती है। अर्थात I इक्वल टू क्या है, समानुपाती cos स्क्वायर थीटा। क्या बोल रहा है, कोज्या के वर्ग के अनुक्रमणपाती होता है। तो ये जो होता है, देखिए, तो इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। अब देखिए इसको भी क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को देखा जाए कि आखिर ये वैल्यू होता क्या है। तो देखा जाए दोस्तों, देखिए तो हमने लिखा, अब यहाँ पे हमने क्या किया, I cos स्क्वायर थीटा। तो ये जो इसकी कोज्या होती है, ये कोज्या के वर्ग के क्रमानुपाती होता है, अर्थात I समानुपाती cos स्क्वायर थीटा। तो ये होता है मेलस का नियम। हमने क्या बताया कि जब अध्रुवित प्रकाश ध्रुवक एवं विश्लेषक से क्या होता है, पारगमित होता है, निकलता है, तो उसकी जो निर्गत प्रकाश होती है, जो निकल के बाद यानी कि जो निकलती है, उस पारगमित करके उन दोनों से जब निकलती है, तो उसकी निर्गत जो प्रकाश होंगी, प्रकाश की जो तीव्रता होती है तथा विश्लेषक के अक्षों के बीच के कोण, ठीक है, जैसे समझिए, पहले समझिएगा, समझ आने के लिए बोल रहे हैं, ऐसे समझिएगा। पहले माने कि ऐसे कोई सतह है, ठीक है, हमने क्या किया, प्रकाश ध्रुवक यानी कि अध्रुवित प्रकाश है, यहाँ अध्रुवित प्रकाश, इसको समझिएगा पहले, अध्रुवित क्या है, प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवक, यहाँ मानिए कि ध्रुवक है, यहाँ पे प्रकाश निकलने का रास्ता है, यहाँ पे ध्रुवक है, और दो यानी कि विश्लेषक, यानी कि जो इसके बीच का जगह है वो विश्लेषक हो गया। यहाँ ये ध्रुवक था, ये विश्लेषक है।
तो यहाँ से जब ये प्रकाश निकलता है तो इसको क्या कहते हैं? निर्गत किरण कहते हैं, निर्गत प्रकाश कहते हैं। फिर बोल रहा है कि तीव्रता निकलने के बाद जो निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होती है विश्लेषक के अक्षों के बीच, विश्लेषक के अक्षों के बीच का कोण की कोज्या, बीच के कोण के कोज्या के वर्ग के कर्णपाती होता है। तो इसके बीच का जो क्या होता है, अक्ष का कोज्या हो गया हमारा, ये कोज्या उसके वर्ग के क्या होता है? अनुकर्मानुपाती होता है, अर्थात I इक्वल टू I समानुपाती cos स्क्वायर थीटा। तो हमने समझा, देखिए तो ये अध्रुवित प्रकाश से जब इसको हमने क्या किया, ध्रुवक और विश्लेषण से पारगमित किया, इसके माध्यम से जब इसको भेजे तो वो उसकी जो निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता है विश्लेषक के अक्षों के बीच के कोण के कोज्या, बीच के कोण के कोज्या इसलिए दिया गया, आप कॉस लिख लेंगे इसलिए कोज्या दिया है, कोज्या के वर्ग के कर्मानुपाती होता है, अर्थात I समानुपाती cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हमने देखा दोस्तों, यहाँ हमने क्या देखा कि यहाँ इस फिगर के माध्यम से हमने समझा इस बात को। तो इसको हम मिटा लेते हैं। अब इसके बाद इसमें प्रोसेस को किया जाए। अब देखिए I इक्वल टू, अगर इक्वल टू करेंगे इसको, I इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पे हो जाता है I0, जब समानुपाती हटता है तो I0 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो दोस्तों देखा जाए। अब देखिए तो यहाँ पूछिएगा ना कि सर I क्या है बताइए, तो ये वाला जो I है, I जो है वो देखिए वो विश्लेषक अक्षों के बीच की कोण है, वो विश्लेषक जो है हमारा, विश्लेषक के अक्षों के बीच का क्या है दोस्तों? कोण है। ठीक है, अब फिर पूछिएगा कि सर I0 क्या है, तो I0 जो है, I0 ये विश्लेषक I0 निर्गत प्रकाश का अधिकतम मान है, निर्गत प्रकाश का अधिकतम मान है, अधिकतम मान है। देख रहे हैं, तो I0 जो है वो अधिकतम निर्गत प्रकाश का अधिकतम मान है। यहाँ देखिए दोस्तों, देखिए बहुत ही इजी है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। अब देखिए यहाँ पे अगर हम अगर थीटा का वैल्यू, थीटा इक्वल टू अगर हम 0 रख देते हैं, 0 डिग्री, तो यहाँ देखिए I बराबर I0 cos 0 है ना, 0 तो 0 का स्क्वायर। फिर देखिए तो I इक्वल टू क्या आएगा, I0 cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होगा, तो 1 I बराबर I0। तो ये जो वैल्यू प्राप्त हुआ ये अधिकतम वैल्यू प्राप्त हुआ है। तो ये किसकी अधिकतम वैल्यू है, तो विश्लेषक के अक्षों के यहाँ निर्गत प्रकाश का जो अधिकतम वैल्यू है वो वैल्यू कितना है, तो ये प्राप्त हुआ। फिर देखिए ये हमने क्या प्राप्त किया, तो निर्गत प्रकाश का अधिकतम मान प्राप्त किया, इतना I इक्वल टू I0। फिर न्यूनतम मान के लिए निर्गत प्रकाश का न्यूनतम मान, निर्गत प्रकाश का न्यूनतम मान, निर्गत प्रकाश का न्यूनतम मान देखिए तो कितना होगा। अब देखिए समझिए पहले, यहाँ I
जीरो की जगह पे हम क्या करते हैं, आई जीरो के बदले हम 90 लिखते हैं। थीटा के बदले हमने 90 रखा डिग्री। ये हमने क्या अधिकतम मान के लिए न्यूनतम मान के लिए रखा है। फिर देखिए तो आई इक्वल टू आई जीरो कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर कितना 90 डिग्री होगा, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए तो I इक्वल टू इसका जो वैल्यू होता है वो 0 होता है दोस्तों, तो 0 होता है ना, 0 इसका तो वैल्यू 1 होता है ना, 1 होता है ना, 1 होता है तो 1 प्राप्त किया हमने। इसका जो वैल्यू होता है 0 होता है, इसका जो वैल्यू प्राप्त होगा हमारा कितना होगा 10 प्राप्त होगा। तो हमने I इक्वल टू क्या प्राप्त किया, 0 प्राप्त किया। तो देख रहे हैं कि अधिक जो न्यूनतम वैल्यू हमारा कितना प्राप्त हुआ और अधिकतम वैल्यू कितना प्राप्त हुआ। तो ये देखिए ये जो है दोस्तों ये मेलस का नियम है। तो हमने क्या देखा, देखिएगा समझिएगा, फिर से इसको समझा देते हैं कि हमने क्या क्या प्रोसेस किया है और मेलस का नियम क्या होता है। देखिए अगर कहा जाए कि ये किसके सिद्धांतों पर कार्य करता है, मेलस का नियम किसके अनुसार दिया गया है, तो पोलराइड के अनुसार ही दिया गया है इसको। हमने जैसे बताया ना कि पोलराइड जो होता है वो सस्ती और ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने वाली क्या है, सस्ती ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न करने वाली क्या है, युक्ति है कोई, ठीक है। तो पोलराइड जो होता है वो सस्ता होता है, वो और आसानी पूर्वक अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल देता है और वो सस्ता होता है, जिसको क्या कहते हैं, पोलराइड कहते हैं। उसी के अनुसार मेलस के नियम को भी दिया गया है। तो मेलस का नियम क्या होता है, जब अध्रुवित प्रकाश ध्रुवक तथा विश्लेषण से पारगमित होता है, पारगमित लिखे दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा, पारगमित होता है तो निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होती है, निर्गत प्रकाश की तीव्रता तथा विश्लेषक अक्षों के बीच का कोण का जो कोजे होता है, कोजे के वर्ग के क्रमानुपाती होता है। अर्थात I समानुपाती कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर I इक्वल टू, अगर हम समानुपाती को हटाए हैं तो I0 प्राप्त हुआ है। तो कहिए कि I0 क्या है, तो I0 जो है वह निर्गत प्रकाश का अधिकतम मान है और यहाँ पे I क्या है, तो क्या है दोस्तों, विश्लेषक अक्षों के बीच का क्या है, कोण है। तो हमने ये भी देखा I क्या होता है। अब देखिए तो हमने क्या किया, एक समय के लिए मान लिए कि I थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 0 लिखने पर जो हमारा मान प्राप्त होगा वो मान क्या प्राप्त हुआ है, तो क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, तो वो अधिकतम मान प्राप्त हुआ है। और यहाँ से जो प्राप्त हुआ हमारा न्यूनतम मान प्राप्त हुआ है। एक समय के लिए हमने क्या रखा, 0 रखा, दूसरे समय के लिए क्या रखा, 90 रखा। और जो हमारा I इक्वल टू क्या, अधिकतम मान, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, निर्गत प्रकाश को अधिकतम मान, I इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ, हमारा अधिकतम मान प्राप्त हुआ है ना। और फिर देखिए तो उसके बाद क्या है, I इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ, हमारा न्यूनतम मान प्राप्त हुआ है, 0 मान प्राप्त हुआ है। तो ये दोस्तों मेलस का नियम रहा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को नॉन परफेक्ट स्क्वायर बताएं हम, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर का वैल्यू कैसे प्राप्त किया वो भी बताएं। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अगले टॉपिक को। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।